नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने पीढ़ियों को डराया भी है और सोचने पर मजबूर भी किया है। ब्रैम स्टोकर का 1897 का उपन्यास ड्रैक्युला। हाँ, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो गॉथिक हॉरर का एक कह सकते हैं कि एक मील का पत्थर है। बिल्कुल, वो कहानियाँ जो पुराने महलों, रहस्य और अलौकिक ताकतों के इर्द गिर्द घूमती हैं। हमारे पास ना इसका एक हिंदी सारांश है और ये कहानी पत्रों, डायरी एंट्रीज, अखबारों के जरिए बताई गई है। बड़ा अनोखा अंदाज है लिखने का। हाँ, वो एपिस्टलरी स्टाइल कहते हैं उसे। हाँ, तो इसमें प्लॉट, किरदार, डर, रहस्य सब कुछ है। कहानी है ट्रांसिल्वेनिया के एक काउंट की जो लंदन आता है और अपने साथ लाता है खौफ। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसके सार को पकड़ें। ये इतनी डरावनी क्यों लगती है, इसके किरदार आज भी क्यों याद हैं? बिल्कुल, और इसके गहरे मतलब क्या हैं? कैसे इसने साहित्य और हमारी संस्कृति पर इतनी गहरी छाप छोड़ी है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस अंधेरी और दिलचस्प दुनिया की पड़ताल। तो कहानी की शुरुआत होती है जॉनथन हार्कर नाम के एक युवा अंग्रेज वकील की डायरी से। हाँ, साल है 1890 का दशक। और हार्कर को एक काम मिलता है। उसे ट्रांसिल्वेनिया के दूर दराज वीरान पहाड़ों में जाना है, काउंट ड्रैक्युला के पुराने खंडहर जैसे महल में। किसी जमीन जायदाद के सौदे के लिए, है ना? हाँ बिल्कुल। रास्ते में ही उसे अजीब लगने लगता है। स्थानीय लोग उसे अजीब तरह से देखते हैं, चेतावनियां देते हैं। रात में बाहर ना निकलें, पिशाचों का खतरा है, इस तरह की बातें। हाँ, पर हार्कर ठारा पढ़ा लिखा शहरी नौजवान वो इन बातों को वहम समझता है। जाहिर है। महल पहुंचकर उसकी मुलाकात होती है काउंट ड्रैक्युला से। लंबा बुजुर्ग सा दिखता है पर बहुत संभ्रांत, तहजीब वाला, लेकिन कुछ ठंडापन है उसमें, रहस्यमयी। हाँ, और एक अजीब सा आकर्षण भी है जो हाकर को थोड़ा असहज करता है। धीरे धीरे हाकर महल में अजीब चीजें नोटिस करता है, जैसे काउंट ज्यादातर रात में ही सक्रिय होता है। उसकी परछाई नहीं है। हाँ, और आईने में भी नहीं दिखता। और सबसे डरावनी बात, वो दीवारों पर रेंगता है किसी छिपकली की तरह। ये देखकर तो हाकर की हालत खराब हो जाती है। बिल्कुल। और फिर वो 3 पिशाच औरतें, ड्रैक्युला की दुल्हनें, उस पर हमला करती हैं। तब हाकर को एहसास होता है कि वो तो कैदी है उस महल में, फंस गया है। पूरी तरह डर उसे घेर लेता है। और यहीं से स्टोकर डर का वो मनोवैज्ञानिक जाल बुनना शुरू करते हैं। ये सिर्फ भूत प्रेत वाला डर नहीं है। नहीं, ये अकेलेपन का डर है, अनजान जगह में फंस जाने का डर है, एक ऐसी शक्ति का सामना करने का डर जो समझ से ही परे है। सही कहा। हार्कर का अनुभव उस गहरे मानवीय डर को छूता है। जब हम नियंत्रण खो देते हैं या किसी अनदेखे खतरे का सामना करते हैं। ये माहौल कुछ वैसा ही है जैसे भारत की पुरानी लोक कथाओं में होता है। वीरान किले, हवेलियां जहां अजीब आवाजें आती हैं। हाँ बिल्कुल। पुरानी किलों की कहानियां। हाँ। हार्कर का डर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने डर का सामना कैसे करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कहानी का रुख अब लंदन की ओर मुड़ता है। हाँ, ड्रैकुला लंदन पहुंच जाता है। किसी तरह छिपकर, जहाज में ताबूतों में मिट्टी भरकर इंग्लैंड पहुंच जाता है। और लंदन में उसका पहला निशाना बनती है लूसी वेस्टिनरा, मीना मरे की दोस्त। हाँ, हार्कर की मंगेतर मीना की दोस्त। लूसी बड़ी खूबसूरत, जिंदा दिल लड़की है, पर अचानक वो रात में कमजोर पड़ने लगती है। रंग पीला पड़ जाता है, खून की कमी। हाँ, भयानक कमी हो जाती है, तेजी से बीमार होती जाती है। उसके दोस्त परेशान हैं, डॉक्टर जॉन सीवर्ड, जो एक मानसिक अस्पताल चलाते हैं, वैज्ञानिक सोच वाले। आर्थर होलमोड, लूसी का मंगेतर, और क्विंसी मॉरिस, वो अमेरिकन एडवेंचरर। हाँ, वो समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। तब डॉक्टर सीवर्ड अपने पुराने गुरु प्रोफेसर अब्राहम वैन हेल्सिंग को बुलाते हैं एम्स्टर्डम से। और वैन हेल्सिंग का आना कहानी में एक टर्निंग पॉइंट है। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है। नहीं, वो दर्शनशास्त्र, चिकित्सा और पराभौतिक विज्ञान मेटाफिजिक्स और अनेक बुराइयों के जानकार हैं, खासकर पिशाचों के। अच्छा। वो लूसी को देखते ही समझ जाते हैं कि मामला सिर्फ बीमारी का नहीं है, कुछ अलौकिक है। और यहीं पर विज्ञान और पुरानी मान्यताओं या कहें आस्था का एक दिलचस्प टकराव दिखता है। हाँ, डॉक्टर सीवर्ड तर्क और विज्ञान से सोचते हैं, खून चलाने की बात करते हैं। बिल्कुल। और वैन हेल्सिंग पारंपरिक तरीके इस्तेमाल करते हैं, लहसुन, क्रॉस, पवित्र वस्तुएं। अच्छा। ये दिखाता है कि शायद आधुनिक विज्ञान की पहुंच से बाहर की चीजों से निपटने के लिए एक अलग तरह के ज्ञान की जरूरत होती है। लेकिन अफसोस, लूसी की जान नहीं बच पाती।
वैन हेल्सिंग की कोशिशें, दोस्तों की देखभाल, सब बेकार, वो मर जाती है। लेकिन कहानी का असली हॉरर तो अब शुरू होता है। हाँ। मरने के कुछ दिन बाद खबरें आती हैं कि कोई ब्लूफर लेडी बच्चों पर हमला कर रही है, उनके गले पर निशान बना रही है। वैन हेल्सिंग समझ जाते हैं कि लूसी ही पिशाच बन गई है। सोचकर ही डर लगता है। अब वैन हेल्सिंग और दोस्तों को एक भयानक कदम उठाना पड़ता है। लूसी के ताबूत को खोलना। हाँ, और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए और उसे रोकने के लिए आर्थर को, जो उससे इतना प्यार करता था, उसे खुद उसके दिल में लकड़ी का दाव गाड़ना पड़ता है और फिर उसका सिर धड़ से अलग करना पड़ता है। ये उपन्यास के सबसे झकझोर देने वाले दृश्यों में से है। विभत्स है बहुत ज्यादा। ये सिर्फ हॉरर नहीं है, ये उस समूह के असाधारण साहस और बलिदान को भी दिखाता है। कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। सही कहा। ये कुछ भारतीय लोक कथाओं जैसा है, जहां राक्षसों या बेताल को हराने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। हाँ, जैसे बेताल 25 में। बिल्कुल। ये सिखाता है कि जब डर और बुराई बहुत बढ़ जाएं, तो उनसे लड़ने के लिए दृढ़ निश्चय, साहस और कभी-कभी तर्क से परे विश्वास की जरूरत होती है। अच्छा, लूसी के बाद ड्रैकुला का अगला निशाना बनती है मीना मरे, जोनाथन हार्कर की मंगेतर। मीना, जो काफी समझदार और मजबूत महिला है। हाँ, वो नायिका की तरह उभरती है। ड्रैकुला मीना पर भी हमला करता है, उसे अपना खून पिलाता है और उसके साथ एक मानसिक रिश्ता बना लेता है। वो मीना के विचार पढ़ सकता है। हाँ, लेकिन इसका एक उल्टा असर भी होता है। वैन हेल्सिंग इस कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, वो मीना को हिप्नोटाइज करके ड्रैकुला की योजनाओं का पता लगाने की कोशिश करते हैं। मीना की अपनी समझदारी, उसकी डायरी में लिखी बातें, ये सब ड्रैकुला को ट्रैक करने में बहुत काम आती हैं। हाँ, मीना का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। अब वैन हेल्सिंग के नेतृत्व में ये पूरा ग्रुप, हार्कर भी वापस आ गया है महल से बचकर, डॉक्टर सीवर्ड, आर्थर, क्विंसी, सब मिलकर ड्रैकुला को खत्म करने का फैसला करते हैं। तूने पता चलता है कि ड्रैकुला वापस ट्रांसिल्वेनिया भाग रहा है। तो वो सब उसका पीछा करते हैं, जमीन, समुद्र, हर रास्ते से, और आखिरकार ट्रांसिल्वेनिया पहुंचते हैं ड्रैकुला के महल के पास। वहां बर्फ में सूर्यास्त से ठीक पहले। हाँ, ड्रैकुला के ताबूत को ले जा रहे उसके वफादार लोगों से उनकी भयंकर लड़ाई होती है। क्लाइमैक्स सीन। बिल्कुल। आखिर में क्विंसी मॉरिस और जोनाथन हार्कर ताबूत तक पहुंच जाते हैं। हार्कर अपनी कुकड़ी से ड्रैकुला का गला काट देता है और क्विंसी अपना बोवी चाकू उसके दिल में घोंप देता है, और ड्रैकुला का शरीर धूल में बदल जाता है। बुराई का अंत। लेकिन इस लड़ाई में बहादुर क्विंसी मॉरिस बुरी तरह घायल हो जाता है और वो मर जाता है। हाँ, अपने दोस्तों की बाहों में। उसका बलिदान बेकार नहीं जाता। ड्रैकुला के मरते ही मीना आजाद हो जाती है, उसके माथे का निशान मिट जाता है। हाँ, और बुराई खत्म होती है। ये कहानी का चरमोत्कर्ष है, अच्छाई की बुराई पर जीत। लेकिन ये किसी एक हीरो की जीत नहीं है। नहीं, ये टीम वर्क है। बिल्कुल। ये एकता, साहस, विश्वास और बलिदान की जीत है, खासकर क्विंसी के बलिदान की। वो रामायण वाला संदर्भ यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे राम ने वानर सेना और सहयोगियों के साथ रावण को हराया, हाँ। वैसे ही यहाँ वैन हेल्सिंग का ये छोटा सा ग्रुप, अलग अलग तरह के लोग मिलकर ड्रैकुला जैसी भयानक बुराई को हराते हैं। ये दिखाता है कि साथ मिलकर काम करने में कितनी ताकत है। बिल्कुल। और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, इसमें कई गहरे विषय हैं। हाँ, अगर हम थोड़ा और गहरा देखें तो सबसे पहला तो है अच्छाई बनाम बुराई। ये तो साफ है, ड्रैकुला बुराई का प्रतीक है। हाँ, अंधकार, मृत्यु, अनैतिकता, सब कुछ। और दूसरी तरफ वैन हेल्सिंग और उनका समूह, वो जीवन, नैतिकता, साहस, दोस्ती का प्रतीक है। दूसरा पहलू है विज्ञान बनाम आस्था या लोक ज्ञान। डॉक्टर सीवर्ड तार्किक हैं, वैज्ञानिक। हाँ, कहानी ये नहीं कहती कि कौन सही है कौन गलत, नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि शायद दुनिया को समझने के लिए दोनों की जरूरत है, तर्क की भी और आस्था की भी, खासकर जब आप किसी अलौकिक चीज से लड़ रहे हो। तीसरा जाहिर है डर बनाम साहस का। हाँ, ड्रैकुला कई तरह के डर पैदा करता है। मौत का डर, अनजाने का डर, पहचान खोने का डर, बाहरी ताकत के कब्जे में आने का डर। बिल्कुल। लेकिन कहानी दिखाती है कि डर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, साहस और एकता से उसे जीता जा सकता है। और चौथा, जो उस विक्टोरियन दौर के लिए शायद ज्यादा था पर आज भी माने रखता है, वो है मनोवैज्ञानिक डर और दमित इच्छाओं का। ड्रैकुला सिर्फ डरावना नहीं, वो आकर्षक भी है। हाँ, मोहक है। वो शिकार को अपनी ओर खींचता है, खासकर महिलाओं को। ये उस दौर की दबी हुई यौन चिंताओं का प्रतीक माना जाता है। और वो विदेशी है, बाहरी है। हाँ, जो उस समय इंग्लैंड में बाहरी प्रभाव के डर को भी दिखाता है
और उसका लोगों पर मानसिक नियंत्रण। उसे आज के मनोवैज्ञानिक तनाव, एंग्जाइटी से भी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, अपनी पहचान खोने का डर। हाँ, और ये सारे विषय कहानी में किरदारों के अनुभवों से सामने आते हैं। हार्कर का डर, लूसी का बदलना, मीना का संघर्ष, ग्रुप का फैसला, ये सब इन विषयों को जिंदा करते हैं। हाँ, और यही इसकी खासियत है। अगर हम इसे भारतीय संदर्भ में देखें, हाँ, तो ये कहानी यहाँ की लोक कथाओं से काफी मिलती जुलती है। ड्रैकुला का चरित्र हमारे यहाँ के राक्षसों, वेतालों जैसा है। हाँ, जो खून पीते हैं या वश में कर लेते हैं। बिल्कुल। और वैन हेल्सिंग जो तरीके इस्तेमाल करते हैं, लहसुन, क्रॉस, दांव, वो हमें भारत के तंत्र मंत्र, तावीज या हनुमान चालीसा जैसे सुरक्षा कवचों की याद दिलाते हैं। हाँ, मतलब बुराई से लड़ने के तरीके अलग हैं, पर मूल भावना वही है, आस्था और प्रतीकों की शक्ति। और आज के दौर में मेंटल हेल्थ के नजरिए से भी ये प्रासंगिक है। हाँ, बहुत ज्यादा। ड्रैकुला का मानसिक कब्जा, इसे एक रूपक की तरह देख सकते हैं। हमारे अपने अंदर के डर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो हमारी जिंदगी पर हावी हो जाते हैं। बिल्कुल। कहानी शायद प्रेरणा देती है कि हमें अपने इन अंदरूनी ड्रैकुलाओं का सामना करना होगा, उन्हें समझना होगा, साहस दिखाना होगा। सही कहा। ड्रैकुला ने पिशाच की पूरी इमेज ही बदल दी। ब्रायम स्टोकर ने उसे एक संभ्रांत, मोहक लेकिन शैतानी रूप दिया, जो आज तक सबसे पॉपुलर है। हाँ, और पॉप कल्चर पर इसका असर तो मतलब अनगिनत है। 1922 की नॉस्फेरातु से लेकर बेला लुगोसी वाली क्लासिक फिल्म, हाँ, क्रिस्टोफर ली की फिल्में, फिर 1992 की ब्राम स्टोकर्स ड्रैकुला, कपोला की, बिल्कुल, टीवी सीरीज जैसे बफी द वैम्पायर स्लेयर, वैम्पायर डायरीज, न जाने कितनी किताबें, कॉमिक्स, गेम्स, हर जगह ड्रैकुला की छाप दिखती है। हाँ, ड्रैकुला का नाम ही डर, रहस्य, रोमांस और एक खतरनाक आकर्षण का प्रतीक बन गया है। और इसे लिखने में स्टोकर को 7 साल लगे थे। हाँ, काफी रिसर्च की थी उन्होंने, प्रेरणा कई जगह से मिली। ट्रांसिल्वेनिया की लोक कथाएं, वो व्लाद द इम्पेलर वाला किस्सा भी है ना। हाँ, 15वीं सदी का शासक व्लाद तृतीय बहुत क्रूर था, उसे ड्रैकुला भी कहते थे, ड्रैगन का बेटा। वो पिशाच नहीं था, पर उसकी क्रूरता और नाम ने स्टोकर को प्रेरित किया। अच्छा। और पहले के गॉथिक साहित्य का भी असर था, जैसे फ्रैंकेनस्टीन, कर्मिला, जो ड्रैकुला से भी पहले आई, एक महिला पिशाच की कहानी है। हाँ, और ये उपन्यास उस विक्टोरियन युग की चिंताओं को भी दिखाता है। विज्ञान, धर्म का तनाव, नैतिकता, बाहरी दुनिया का डर। ये भी है कि इसे हमेशा सराहा नहीं गया। कुछ लोग इसे हिंसक मानते हैं, खासकर लूसी वाला सीन। हाँ, और कुछ कहते हैं कि ये अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। और उस समय इसके यौन प्रतीकवाद को लेकर भी शायद विवाद रहा होगा। जरूर रहा होगा। विक्टोरियन समाज काफी सख्त था। लेकिन इन सब के बावजूद इसके मूल विषय, साहस, दोस्ती, बलिदान, डर पर जीत, ये यूनिवर्सल है। बिल्कुल, ये आज भी प्रासंगिक हैं। और हाँ, अच्छी बात यह है कि अब ये पब्लिक डोमेन में है। कोई भी प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग जैसी जगहों पर मुफ्त में पढ़ सकता है। हाँ, ये जरूरी जानकारी है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या खास बातें या सबक ले सकते हैं? पहली तो यही कि डर का सामना साहस से करना चाहिए। हाँ, डर कितना भी बड़ा लगे, उसे हराया जा सकता है। दूसरी, एकता में शक्ति है। मिलकर बड़ी से बड़ी बुराई का मुकाबला हो सकता है। बिल्कुल। तीसरी, अपनी अंदरूनी ताकत, बुद्धि और जरूरत पड़ने पर आस्था का इस्तेमाल करना। और चौथी, शायद तर्क और विश्वास के बीच एक संतुलन साधना। हाँ, और अपने डर को समझना, उन्हें मैनेज करना सीखना, ये भी जरूरी है। इस सब के बाद एक सवाल मन में आता है कि ड्रैकुला जैसे किरदार या ऐसी कहानियां वक्त के साथ धुंधली क्यों नहीं पड़ती? ये अच्छा सवाल है। क्यों ये आज भी हमें खींचती हैं, डराती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं? क्या ये हमारे समाज के कुछ गहरे बुनियादी डर का आईना है? जैसे मौत का डर, अनजाने का डर। हाँ, पहचान खोने का डर, बाहरी का डर। शायद ऐसी कहानियां हमें समाज के तौर पर इन डरों को समझने, उनका सामना करने का एक तरीका देती हैं। ड्रैकुला सिर्फ खून पीने वाले पिशाच की कहानी नहीं है, ये कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, ये इंसान के अंदर के डर, साहस, विश्वास, संदेह, अच्छाई बुराई के संघर्ष पर एक शक्तिशाली टिप्पणी है, जो 125 साल बाद आज भी उतनी ही गूंजती है।